नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करने वाले हैं। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा से आपको बता दें कि पहले यहां पर बैठक होनी है। पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री की आज बैठक हो रही है। दोपहर 12 बजे ये बैठक होनी है और अधिकारी भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। परीक्षाओं को लेकर क्या फैसला हो सकता है, ये यहां पर देखना होगा। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बैठक करने वाले हैं। अधिकारी भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, ये अभी यहां पर एक सवाल बना हुआ है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा पर बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री की आज बैठक होनी है। अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 12 बजे ये बैठक होगी और इसमें यह तय किया जाएगा कि कोविड प्रोटोकॉल यानी कि कोरोना की गाइडलाइंस के तहत परीक्षाओं को कराया जाए या परीक्षाएं आगे बढ़ाई जा सकती हैं। यह फैसला यहां पर अब लेना है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और शिक्षा मंत्री को माना जा रहा है कि इस बैठक से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और कोविड कंट्रोल पर सीएम योगी ने यहां पर बड़ा फैसला लिया है। यूपी में रेमडेसिविर की कमी पर यह फैसला लिया गया है। गुजरात से दवा मंगवाने का आदेश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं आदेश। 25,000 रेमडेसिविर मंगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर अहम फैसला लिया है। कोविड कंट्रोल पर सीएम योगी ने यहां पर यह बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में रेमडेसिविर की कमी पर यह फैसला लिया गया है। गुजरात से दवा मंगवाने का आदेश यहां पर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग को यह आदेश दिया गया है। कोविड कंट्रोल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में रेमडेसिविर के कमी को लेकर यह फैसला किया गया है और गुजरात से इस दवा को मंगवाने का आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। और बातचीत करने के लिए अनामिका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। अनामिका, पहले से ही सरकार पुख्ता प्रबंध करना चाहती है, किसी भी तरह से कोई कोताही या कोई कमी नहीं होने देना चाहती है। देखिए अजय, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे टेस्टिंग बढ़ाने को लेकर बात की जाए या फिर अलग अलग हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट थे और उनको अब तक कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट नहीं किया गया था, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उनको भी कन्वर्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण इंजेक्शन जो इस दौरान इस्तेमाल में आ रही है या उसकी कमी भी देखने को मिल रही है, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं कि जो स्टेट प्लेन है अब वो रवाना हो रही है गुजरात के लिए, अहमदाबाद के लिए। अहमदाबाद जाकर के जो 25,000 डोजेज हैं वो लेकर के शाम से पहले स्टेट प्लेन लौट आएगा। यानी कि जो दवाइयों की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही थी कुछ हॉस्पिटल्स में, या स्वास्थ्य विभाग की टीम ये कह रही थी कि ऐसी जो दवाई है उसकी जरूरत पड़ सकती है आने वाले दिनों में भी, जिसकी कमी हमें अभी भी दिखाई दे रही है। तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने सख्त फैसला किया और ये कहा कि आज ही स्टेट प्लेन रवाना होगी गुजरात के लिए और वहां से 25,000 इंजेक्शन की जो डोज है वो लेकर स्टेट प्लेन देर शाम से पहले लौट आएगा। यानी कि प्रयास सरकार का यह है कि इस दौरान दवाइयों की कमी ना हो, इंजेक्शन की कमी ना हो, इसके अलावा टेस्टिंग ट्यूब की कमी ना हो, इसके अलावा आईसीयू बेड और वेंटिलेटर कमी ना हो। प्रयास लगातार सरकार कर रही है और मुख्यमंत्री आइसोलेशन में रहने के बावजूद ये बड़े और कड़े फैसले कर रहे हैं, जिसके तहत ये भी कहा गया है कि दवाइयों की कमी ना हो, जिसके चलते इंजेक्शन लेने के लिए स्टेट प्लेन को गुजरात के लिए रवाना किया जा रहा है। अनामिका, जिस तरीके से हम इंतजामों की बात करें, स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को लगातार अलर्ट पर रखा गया है या फिर उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में अधिकारियों से लगातार मुख्यमंत्री फीडबैक ले रहे हैं और वर्चुअल संवाद भी लगातार कर रहे हैं। ऐसे में अब यह माना जा सकता है कि लगातार ये कोशिश है कि जो संख्या लगातार बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके। देखिए अनुपम, स्थिति भयावह हो चुकी है, विकराल रूप ले रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के संक्रमित हो चुके हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के जितने भी अधिकारी हैं वो पॉजिटिव हो चुके हैं। मुख्यमंत्री खुद आइसोलेशन में है, तो समझ सकते हैं आप कि हालात किस तरीके से बेकाबू हो रहे हैं। ऐसे में व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री की पल पल पर निगाह है, पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री ले रहे हैं वर्चुअल बैठक के जरिए। आज भी मुख्यमंत्री ने जो कोविड की बैठक है वो वर्चुअल माध्यम से की और अपडेट्स लगातार ले रहे हैं कि किन जिलों में कैसे हालात है। हालांकि अभी भी जिस तरीके से जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर स्थितियां हैं वो बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से ये अपडेट मुख्यमंत्री को दिया गया था कि जो रेमडेसिविर एक इंजेक्शन है जिसकी जरूरत आजकल पड़ रही है, हॉस्पिटल्स में इसकी कमी देखने को मिल रही है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अनामिका, क्या जानकारी मिल पा रही है? सरकार के सूत्र क्या कह रहे हैं? क्या सरकार जिस तरीके से स्थितियां हैं ऐसे में कोई और सख्त फैसला ले सकती है? क्योंकि अभी हमने देखा है कि नाइट कर्फ्यू को प्रयोग के तौर पर लाया है। ऐसे में क्या और भी कुछ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं?
देखिए, मुख्यमंत्री साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन आप ये भी देखिए कि यहाँ पर जिस तरीके से हाईकोर्ट ने टिप्पणी की और हाईकोर्ट ने ये कहा है कि सिर्फ नाइट कर्फ्यू से बात नहीं बनेगी, 2-3 हफ्तों का लॉकडाउन जो है वो जरूरी है वर्तमान हालात को देखते हुए। और मुख्यमंत्री खुद भी पल पल निगाह बनाए हुए स्थितियों पर। लेकिन हाँ, ये जरूर माना जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू की घोषणा होने के बाद भी, क्योंकि 5-6 दिन का समय हो चुका है नाइट कर्फ्यू की घोषणा के बाद, लेकिन फिर भी केसेस में कहीं से भी कमी नहीं आ रही है, बशर्ते इसके उलट हालात बेकाबू हो रहे हैं। तो ऐसे में ये जरूर माना जा रहा है कि किस तरीके से हालात को काबू किया जाए, उसको लेकर मुख्यमंत्री मंथन कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में कुछ बड़े और कड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं, जिसमें वीकली कर्फ्यू से लेकर के लॉकडाउन से लेकर के बहुत सारे विकल्प ऐसे हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री एक बड़ा फैसला कर सकते हैं। हालांकि अभी भी जो अधिकारी हैं वो पल पल निगाह बनाए हुए, और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री मंथन करने के बाद, चूंकि देखिए आपको याद होगा निपम कि किस तरीके से पिछली दफा जब लॉकडाउन किया गया था तो हमने कितनी बड़ी खेल देखी थी पलायन करने वाले लोगों की उत्तर प्रदेश में। और मुख्यमंत्री ये अनुभव ले चुके हैं कि अगर लॉकडाउन किया जाता है या कोई बड़ा फैसला किया जाता है तो किस तरीके से बसों ट्रेनों के जरिए पलायन कर रहे लोग फिर से यूपी वापसी करेंगे, भगदड़ के हालात होंगे, और ऐसे लोगों में जिस तरीके से संक्रमण बढ़ेगा उसको भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत सारी स्थितियां ऐसे हैं और विकल्प ऐसे हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए ही मुख्यमंत्री फैसला करेंगे। फिलहाल ऑक्सीजन लेवल कम होने पर जिस तरीके से जो मेडिसिन या आईसीयू के बेड या इंतजाम किए जा रहे हैं, अनामिका, लेकिन सवाल ये है कि जिन जिलों में लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, ऐसे 6-7 जिले जो हैं जिनमें यह आंकड़ा हजारों की संख्या में पहुंच चुका है, ऐसे में उसको लेकर के माना यह जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में या फिर 1-2-3 दिनों में और कोई रणनीति सरकार लेकर के कुछ प्रयोग कर सकती है। देखिए निपम, 75 जिलों में 12 से 13 जिले वो थे जो बेहद संवेदनशील थे। उन 12-13 जिलों में मुख्यमंत्री ने पहले जिलाधिकारियों को ये विकल्प दिया कि अगर आप चाहे तो अपने क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू लगा दे, सकती आपके हिसाब से की जाएगी। लेकिन उन 13 जिलों में भी कुछ जिले ऐसे हैं, 7-8 जिले ऐसे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू का भी कोई खास असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में जरूर ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ये समझ रहे हैं कि अनामिका, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अनामिका हमारी संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रही थी। ग्राम पंचायत चुनाव में कुर्सी का रंग ऐसा चढ़ा है कि अपने भी बेगाने होने लगे हैं। खबर झांसी से है, जहां पर 2 चाचियों को टक्कर देने के लिए भतीजी मैदान में उतर आई है। झांसी के पंचायत चुनाव में सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। यहां प्रधान बनने के लिए अपनों ने अपनों का साथ छोड़ दिया। यही नहीं, खून के रिश्ते एक दूसरे को हराने की जिद पर अड़े हैं। ये है ममता राय, बड़ी चाची, ये है शोभा राय, छोटी चाची, और ये है साक्षी राय, भतीजी। प्रधानी का चस्का ऐसा लगा कि एक ही परिवार के 3 सदस्य एक दूसरे के खिलाफ चुनावी ताल ठोक रहे हैं। बड़ी चाची को गुमान है कि वो देवरानी और भतीजी को हरा देंगी। भतीजी से अपने आप चुनौती मान नहीं है। भतीजी देखो बेटा छोटी है, भतीजी का समझो हमें दो, हम तो उसकी ताई है। हाँ? तो क्या ताई जी नहीं भतीजी के लिए बैठ सकती हैं? अब भतीजी बेटा अब बिटिया अब राजनीति करने लगे, पहले हम लोगों ने तो कर लें दो। तो क्या लगता है जीत जाएंगे आप? हाँ, उम्मीद है हम जीतेंगे। मैं किसी को हराने के लिए खड़ी नहीं हो रही हूँ, बात ये है, मैं किसी को हराने के लिए खड़ी नहीं हो रही हूँ। मैं लोगों के लिए जीतने के लिए खड़ी हो रही हूँ कि मैं जीतूंगी तो लोग जीतेंगे, यहाँ के लोग जीतेंगे। वो जानते हैं कि मेरा जीतना कितना ज़रूरी है और कितना मुझे प्यार मिलेगा, ये मुझे पता है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि 5 साल जितना काम हुआ है लोग बहुत खुश हैं। तो आपकी ताई की जीत आपकी जीत नहीं होगी क्या? आपकी ताई की जीत आपकी जीत नहीं होगी? वो पता नहीं किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, मुझे क्या करना उस चीज़ से। मुझे अपने आप पर ध्यान देना, मेरी जीत हो रही है नहीं हो रही है, बात ये है। मुझे किसी से भी मतलब इस चीज़ में मुझे आलोचनाएं नहीं करनी है किसी की भी, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा, वो मेरे बड़े हैं। छोटी चाची भी कम नहीं है। इन्हें लगता है कि जेठानी और भतीजी को यही टक्कर दे सकती हैं, क्योंकि इनके दावे से तो यही लगता है गांव में विकास का पहिया इन्हीं के हाथों से घूमेगा। हाँ, बिल्कुल लगता है कि हम लोग पार पा पाएंगे, बिकॉज जो भी हम लोग अभी पब्लिक से मिले तो उनका सबका यही कहना है कि मतलब यहाँ पे जो भी अभी तक मतलब पहले जो पूर्व रह चुके हैं तो किसी ने भी उनका मतलब कोई भी इस क्षेत्र में कोई भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं किया कि उनको लगे कि हाँ हमें उनको वोट देना चाहिए। तो उन्होंने हम लोग को ये मतलब अधिकार मतलब ये दिया हुआ है, हम लोग को कुछ ये अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि आप लोग आइए और इस अपॉर्चुनिटी को पूरा कीजिए, हम आपके साथ। ठीक है, अगर आप लोगों को लगा हो कि हाँ गाँव में विकास हुआ है
और सबके साथ अच्छा हुआ है, कोई भेदभाव नहीं हुआ है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा कि सब लोग जो है जायज़ लोगों को चुने। गांव में बेधड़क प्रचार करती हुई ये दोनों चाचियों की भतीजी साक्षी राय, इनके बड़े भाई अंकित राय गांव के वर्तमान प्रधान हैं। अब की बार महिला सीट होने के कारण भाई की गद्दी को खुद संभालने का फैसला किया। हालांकि घाट कोटरा ग्राम पंचायत पर दोनों चाचियों समेत 11 प्रत्याशियों ने दावेदारी पेश की है। अब चाची और भतीजी की लड़ाई का असली फैसला 2 मई को होगा। इन तीनों में मुकाबला है प्रधानी पद को जीत हासिल करने का। हालांकि ये तय जनता को करना है इस गांव की कि वो तीनों में किसी गांव का प्रधान बनाते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक ही परिवार के 3 सगे लोग आमने सामने प्रधानी के चुनाव में आए हैं, ऐसे में इस गांव का चुनाव प्रधानी का बेहद दिलचस्प हो गया है। पंचायत चुनाव में अजब गजब रंग देखने को मिल रहे हैं। तीसरे चरण के लिए मेरठ में नामांकन के दौरान महिला उम्मीदवारों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्साह इस कदर है कि जिला पंचायत सदस्य पद के लिए पत्नी ही पति के सामने दावेदार बनकर खड़ी हो गई है। तो देवरानी भी कहां, पीछे रहने वाली वो भी अपनी ही जेठानी के सामने खड़ी हो गई। वहीं 70 साल की बुजुर्ग महिला पर पंचायत चुनाव का खुमार नजर आया तो घूंघट में आकर कई महिलाओं के साथ नामांकन किया। मुद्दे रहेंगे, विकास क्या क्या करेंगी? जो मेरे से हो सकेगा, जैसा सब लोग समझेंगे ऐसे मैं कर सकूंगी। किस वार्ड से? जी, कौन सा वार्ड है आपका? मैं जिला पंचायत से लड़ रही हूँ और मेरा वार्ड नंबर है 22। जैसे पेंशन बनवाएंगे और जैसे वहाँ पे गांवों में साफ सफाई रखेंगे और जो अनपढ़ हैं उनको स्कूल में दाखिला कराएंगे। अच्छी बात आपने कही। मतलब जो अनपढ़ शिक्षा को लेकर आपकी खुद की क्वालिफिकेशन कितनी है? जी, आपकी खुद की क्वालिफिकेशन कितनी है? 10th क्लास की है। 10th क्लास की? जी। 10th क्लास आपने कर रखा है? जी। लेकिन सोच यही रखती है कि शिक्षा के क्षेत्र में को बढ़ाना है? जी। झांसी में पंचायत चुनाव से पहले प्रधान पद के प्रत्याशी ने मतदाताओं को वोट के बदले मुर्गे बांटे। मामला गुरसराय थाने के ग्राम पंचायत का है, जहां प्रधान पद के एक प्रत्याशी गणपति प्रजापति ने लोगों को पोस्टर के साथ गांव वालों को जिंदा मुर्गे बांटे हैं। पुलिस ने प्रत्याशी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। क्या क्या मिला है छोटू? किसने दिए हैं? अच्छा, सबको दे रहे हैं। और निकालो उस पैकेट में से क्या है? ये नीचे वाले में सिमई है। क्या बोल के दिया इनने तुमसे? किसको? कौन से को वोट देना? चश्मे को वोट देना है, आपसे बोला है। ये सामान दिया खाने का। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति मुर्गे बांट रहा था। इस संबंध में जब जांच की गई तो गणपत प्रजापति जो ग्राम टोंडिया थाना गुरसराय का रहने वाला है, इसके द्वारा मुर्गा बांटा जा रहा था। इस संबंध में पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर अभी पंजीकृत कर लिया है और आगे कार्रवाई की जेल भेजा जाएगा। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।